स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी मिड टर्म एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन जो है वो ठीक चल रही होगी। आज हम कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के अंडर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन होती है या कौन सा मोड वो न्यूट्रिशन का फॉलो करते हैं और कैसे उनके अंदर डाइजेशन होती है, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी भाई जब बच्चों सिस्टम की बात आती है तो बहुत सारे ऑर्गन्स की बात आती है, बट आई विल ट्राई कि आपको जो सिस्टम है उसको बहुत ईजी वे से आपको सिखा दूं और उसका जो डायग्राम का ट्यूटोरियल है वो भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिधर से आप उसको शॉर्ट वीडियो में से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ने हैं कई सारे ऑर्गन्स। तो वो ऑर्गन्स को ना सिर्फ हम ड्रॉ करेंगे, उनके फंक्शंस भी देखेंगे और उनका रोल इन डाइजेशन हम देखेंगे। तो इस टॉपिक में से आपको कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं साथ ही के साथ आपको बताती चलूँगी और आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे कौन से थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो पहले ये बात लिख लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो थे वो कितने तरह के थे, दो तरह के। कौन कौन से, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे कौन से, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, और जबकि माइक्रो, जिसके नाम में ही माइक्रो है, वो क्या है, वो हमें लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। सो रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने बात करी थी प्रोटीन्स की, फिर हमने बात करी थी फैट्स की, और जो हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे उनमें हमने बात करी थी एक तो मिनरल्स की और दूसरा विटामिन्स की। तो हमने यहाँ पर बात करी थी मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या थे, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जो हमें लेस अमाउंट में चाहिए थे। अब अगर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन की बात करें तो वो कैसे होगी, वन बाय वन यही हमने जानना है जब हमने क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन्हीं बातों को एक बार नोट करो, फिर आप टिक करते जाना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आपने कहाँ पर डाइजेशन कर ली है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ पर होती है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पर होती है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एंड सो ऑन। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अब आगे। हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं और जो अमीबा है उनके केस में जो न्यूट्रिशन है वो कौन सी होती है, उसका मोड कौन सा रहता है, वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ह्यूमंस एंड अमीबा जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। अब जो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके बाद भी हमने एक बात पढ़ी थी, वो क्या थी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट फूड इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कौन सी है, हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब शुरू करते हैं डायग्राम के साथ। तो जो हमने इतना स्ट्रक्चर बनाया है इसमें हम देख पा रहे हैं ये क्या बनाया हमने, माउथ।
तो माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होने की वजह से हमें एक फ़ायदा होता है कि हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दांतों की हेल्प से हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, च्यू करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास टंग भी है जो कि क्या करती है, हमें टेस्ट भी बताती है, क्योंकि इसके पास टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो कितने सारे टेस्ट हम ना सिर्फ महसूस कर पाते हैं मगर उनको अपनी मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं, और सालों बाद भी अगर हम उसी चीज़ को दोबारा खाएंगे तो उसका टेस्ट हम रिकॉल कर पाएंगे। खैर, ये बोलने के काम भी आती है, ज़ुबान जो है इसको बस कंट्रोल में रखना चाहिए। चलिए, खैर, अब यही टंग जो है वो चबाए हुए खाने को पीछे की तरफ स्लिप करने में भी हमारी हेल्प करती है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने माउथ के अंदर याद करनी है वो क्या है, वो ये है कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो माउथ के अंदर सेक्रेशन अपनी पोर करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी कुछ डाइजेशन यहीं पर निपट जाती है। तो क्या है, देखते हैं। माउथ के पास जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो अभी जो ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वैसे तो ये 3 हैं, तो बट कलेक्टिवली हम इनको सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ ही याद कर लेंगे। एक तो जो आपके लोअर जॉ के साथ कनेक्टेड हैं उनको बोलते हैं हम सब मैंडिबुलर, फिर जो टंग के नीचे है उसको बोलते हैं हम सब लिंगुअल, फिर जो ऊपर की तरफ है उसको हम बोलते हैं पैरोटिड। तो ऐसे जो 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनका काम क्या है, सलाइवा को सेक्रेट करना, मतलब कि थूक को सेक्रेट करना। तो सलाइवा को ये कहाँ पर भेज देते हैं, माउथ के अंदर। तो अब जो आपने फूड चबाया था दांतों की हेल्प से, उसमें सलाइवा भी ऐड हो जाता है। तो वो सलाइवा जो है वो फूड को क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। तो इस सॉफ्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बोलस। तो यहाँ पर ये टर्म आप नोट कर लेना, बोलस। बोलस क्या है, फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, और या फिर कह सकते हो दिस इज अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ फूड। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बोलस। अब जो ये बोलस है फिर ये कहाँ पर जाएगा, अब टंग ने इसको क्या करना है, पीछे की तरफ धक्का मारना है और इसको एक टनल में गिरा देना है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। लिखना इसको ओ के साथ ही है, ये क्या है, ईसोफेगस। अब जो ये ईसोफेगस है इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता, बस इसका काम है फूड को माउथ में से कहाँ तक भेजना, स्टमक के अंदर भेजना। मगर जब माउथ के अंदर बोलस बना था तब वहाँ पर फूड में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की डाइजेशन हुई थी। वो कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट था, वो था कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए टिक कर दीजिए जो भी आपने पहले नोट किया था। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से कार्बोहाइड्रेट पढ़ना अभी हमने स्टार्ट कर लिया है। तो क्या हुआ, माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कौन सा फॉर्म, स्टार्च जो है, उसको सलाइवा में से आए एंजाइम सैलिवरी एमिलेज ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया माल्टोज। किसमें कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्टार्च है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। तो ऐसे माउथ के अंदर सबसे पहले डाइजेशन शुरू हुई है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या, कि बताओ कहाँ पर डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर शुरू होती है, या सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पर होती है। तो आपका वन एंड ओनली आंसर होगा, वो क्या होगा, माउथ के अंदर। तो अगर पूछा जाए कि माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम रहता है, तो वो होगा सैलिवरी एमिलेज। वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। इतनी बात आप याद रखोगे। तो बढ़ते हैं अब आगे अभी हमने बात करी ईसोफेगस के बारे में कि यहाँ से जब इतनी सी डाइजेशन अब फूड की हो गई तो वो किस में, बोलस बन के किस में गिर गया, वो ईसोफेगस में चला गया। अब ईसोफेगस के बाद वो जाएगा एक जे शेप
ऑर्गन में जो ब्राउनिश पिंक कलर का है उसमें ये डंप हो जाएगा। तो जो ये जे शेप का ऑर्गन है इसको हम बोलते हैं स्टमक, और ये लेफ्ट साइड में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो अब इसको हमने बोला स्टमक। स्टमक एंड एब्डोमेन में कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टमक जो है वो एक जे शेप छोटा सा एक ऑर्गन है, जबकि एब्डोमेन जो है वो वाला एरिया है जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स मौजूद रहते हैं। तो चलिए खैर, अब जो स्टमक है भाई इसके अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर स्टमक वॉल में से कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। अब उन्हीं गैस्ट्रिक जूसेस में से 3 चीजें आती हैं, एक HCl, फिर पेप्सिन एंजाइम एंड फिर म्यूकस। अब पहले ये बात आप नोट करिए, अभी इतना तो हमने किसके अंदर पढ़ा? माउथ के अंदर। कहाँ पर हमने पढ़ा? माउथ के अंदर। पर जो इसोफेगस था इसमें नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं है, इसमें जस्ट फूड की क्या रहती है? पैसेज होती है। ठीक है, फूड की यहां से पैसेज किस में हो जाएगी? स्टमक में। किसकी हेल्प से? इसोफेगस की। अब जो स्टमक है उसके अंदर क्या होता है? जो स्टमक है उसके अंदर स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अब जो कहाँ से हैं? स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से जो जूसेस सिक्रीट हुए हैं वो क्या करेंगे? वो यहाँ से 3 चीजें सिक्रीट करेंगे, एक तो म्यूकस, दूसरा HCl, तीसरा पेप्सिन। ये 3 चीजें हमने पढ़नी है स्टमक के अंदर। इसमें मौजूद रहता है HCl जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर HCl का एक ड्रॉप भी हमारी बॉडी पर गलती से गिर जाए तो क्या होगा? वो कैंडल की वैक्स की तरह पिघल जाएगी। तो देखो, अगर इतना ये डेंजरस है फिर ये हमारे स्टमक को क्यों नहीं हार्म करता? सोचो जरा। ये इसलिए हार्म नहीं करता क्योंकि इसमें क्या रहता है कि स्टमक के अंदर एक लाइनिंग मौजूद होती है। किसकी? म्यूकस की। अब यही जो म्यूकस की लाइनिंग है वो जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट HCl है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अब स्टमक के अंदर जो HCl है, स्टमक के अंदर जो यहाँ पर HCl मौजूद है उसका कांटेक्ट हमारे स्टमक की वॉल से ये नहीं होने देती जो म्यूकस की लेयर है। इसको मार्क कर लेते हैं, म्यूकस। ये वैसे तो जो म्यूकस है वो हमारी पूरी GIT में प्रेजेंट रहती है, मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद रहती है, मतलब माउथ से शुरू होकर ये एनस तक सब जगह मौजूद रहती है। तो जब कभी किसी ह्यूमन को एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तब वो कभी कभी ये भी फील करते हैं कि उनकी जो फूड पाइप है उसमें जलन हो रही है। तो तब उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप एंटासिड्स खाओ, मतलब pH को न्यूट्रल करने की कोशिश की जाती है। वो क्यों होता है? अगर यही एसिड इधर जाना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो यहाँ से जो हमारी फूड पाइप है उसमें अल्सर्स होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर्स जिसको हम बोलते हैं वो कंडीशन अराइज हो सकती है और पर्सन को खाना खाते समय इरिटेशन या पेन फील होता है। तो ये एक्सेस एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है, जब स्टमक में से एसिड जो है वो इसोफेगस में क्या होना शुरू हो जाए? बैक फ्लो होना शुरू हो जाए। तो फिर अब 2 चीज़ें तो हमने पढ़ ली, म्यूकस और HCl प्रेजेंट रहता है, मगर ये HCl जो है इसका रोल क्या है डाइजेशन में? जो ये HCl है बच्चों, एक तो अगर गलती से आपने खाने के साथ कोई बैक्टीरिया या फिर जर्म्स कंज्यूम कर लिए तो उनको ये किल करने में आपकी हेल्प करेगा। जाते हो ना आप लोग जंक फूड खाने के लिए ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के पास, तो वहाँ से जो अगर आपने कोई अनहाइजेनिक फूड खा लिया तो उसमें जो आपने बैक्टीरिया या फिर कोई जर्म्स कंज्यूम कर लिए तो उनको किल करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो क्या करेंगे? डिजीज़ कॉज कर देंगे।
तो उनको एक तो ये HCl किल करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये क्या करता है, किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इतनी बात हम याद करेंगे। तो आपसे एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर गलत सा लगता है ना, 2 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या है कि बताइए व्हाट आर द रोल्स ऑफ HCl। तो आपने लिखना है टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया। दूसरा तो मैंने बताया ही नहीं, अभी बताने वाली हूँ। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं। एक्टिवेट्स पेप्सिन एंजाइम, प्रोपेप्सिन लिखो आप, प्रोपेप्सिन एंजाइम। तो प्रोपेप्सिन एक्चुअल में क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन एंजाइम की। जो ये स्टमक था, इसके अंदर हमने क्या बोला कि पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट रहता है। तो ये पेप्सिन जो है, इसको पहले अपने सर्वाइवल के लिए HCl चाहिए होता है। अगर यहाँ पर स्टमक में HCl प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रोपेप्सिन कभी पेप्सिन में एक्टिवेट नहीं होगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। कौन सा फंक्शन भाई, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है ये, प्रोटीन को डाइजेशन। मतलब स्टमक के अंदर हमारे सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन की डाइजेशन होती है। तो चलिए लिखते हैं फिर इसके लिए। तो आपने प्रोटीन्स को किसकी हेल्प से कन्वर्ट करना है, पेप्सिन की हेल्प से। किसमें, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। ठीक है, इसमें आप कन्वर्ट कर दोगे कहाँ पर, स्टमक के अंदर। तो इतनी बात अभी हम याद करेंगे। तो यहाँ पर से क्या आया था, काइन। तो यहाँ से क्या आया था, काइन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो काइन, यहाँ पर नोट कर लो। काइन क्या है, फूड मिक्स्ड विद HCl, उसे हम क्या बोलते हैं, काइन। या आप कह सकते हो कि फूड पार्शियली डाइजेस्टेड विद पेप्सिन, या जिसमें अभी प्रोटीन्स जो हैं उनको पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो क्या है, काइन है। तो लिवर के साथ यहाँ पर मौजूद रहता है इसका पर्सनल असिस्टेंट। जी हाँ, पर्सनल असिस्टेंट, जिसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, लिवर की सिक्रीशन बाइल जूसेस को रेगुलेट करता है कि कब कितनी सिक्रीशन देनी है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है लिवर की सिक्रीशन को, जो कि क्या है, बाइल जूसेस की सिक्रीशन को रेगुलेट करना। तो उसके बाद जो ये बाइल जूसेस हैं, इनकी हेल्प से क्या होता है, फैट्स को डाइजेस्ट किया जाता है, क्योंकि इन सिक्रीशंस में कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और वही फैट्स की डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिवर के अंदर क्या हुआ है, फैट्स को कन्वर्ट किया गया है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स लिख लो आप, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया गया है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, किसकी हेल्प से, बाइल जूस की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसे लिवर के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। तो ऐसे हमने क्या करी, पार्शियल डाइजेशन किसकी, फैट्स की। कहाँ पर, लिवर के अंदर। अब अगर लिवर के कुछ और फंक्शंस की बात करें तो वो कौन से फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शंस हैं कि एक तो लिवर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और फिर ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, इसका क्या मतलब है, अगर कोई टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट हो गए हैं तो उनको ये रिलीज करवा सकता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन्स की स्टोरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये विटामिन्स की क्या करता है, स्टोरेज करता है। तो ये फंक्शंस भी हम याद रखेंगे। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं हम आगे।
एक ऑर्गन और ऐसे से ड्रॉ कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको हम, पैंक्रियाज। अब जो ये पैंक्रियाज है इसमें से 2 हार्मोन्स और 2 एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि हार्मोन्स एंड एंजाइम्स में डिफरेंस होता है। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। तो पैंक्रियाज में से सबसे पहले हार्मोन्स की बात करेंगे। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि आपसे हार्मोन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाना है। आपसे हार्मोन्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एक है इंसुलिन और दूसरा क्या है, ग्लूकागॉन। तो ये 2 हार्मोन्स अभी हम इसके बारे में, तो अभी हम इन्हीं 2 हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हार्मोन्स के नाम जो है वो नोट करिए, एक है इंसुलिन और दूसरा क्या है, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन। तो यही जो हार्मोन्स हैं ये दोनों के दोनों ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए या ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसको ये मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। जो इंसुलिन है वो हमारी हेल्प करता है जब हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाए, मतलब शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो क्या होगा, ये आई से इंसुलिन कर लेना, आई से इंक्रीज याद कर लेना। तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो इंसुलिन उस शुगर पे एक्ट करके उसको नॉर्मलाइज कर देगा। वो कैसे, जब भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, मतलब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और उसको मसल्स में स्टोर कर लेगा। और बाद में हम उसको, जब हमें लगेगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी की थोड़ी कमी हो रही है तो मसल्स में से दोबारा हम इसी ग्लाइकोजन को निकालेंगे और फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। मगर ये कैसे होगा, ये होगा ग्लूकागॉन की हेल्प से। तो मतलब जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तब तो वहां पर इंसुलिन एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और उसको मसल्स में स्टोर कर देता है। हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, इसी स्टोर्ड फूड मतलब ग्लाइकोजन से लेते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे। जब तो शुगर लेवल बढ़ा था तो इंसुलिन ने उसको कन्वर्ट कर दिया था ग्लाइकोजन में और मसल्स में स्टोर कर दिया। अब हमें लगी है दोबारा से एनर्जी की कमी, तो हमें वो एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मसल्स में से स्टोर्ड ग्लाइकोजन को निकालेंगे और उसको दोबारा कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में। मतलब जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया था तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ से ग्लाइकोजन को दोबारा से निकालेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्लूकोज में। और ये किसकी हेल्प से होगा, ग्लूकागॉन की हेल्प से, ग्लूकागॉन की हेल्प से। तो याद रखिए ऑन एक्ट करता है किसके ऊपर, जन के ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर। तो ये कंफ्यूज मत करना। सो यहाँ से हमने देख लिया कि जो इंसुलिन है, जब भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, इफ ब्लड शुगर लेवल इज हाई, तो क्या होगा, तो वहां पर ये होगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंसुलिन की हेल्प से, किसमें, ग्लाइकोजन में। अब अगर यही ग्लाइकोजन जो है उसको यूटिलाइज करना है तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, तो फिर ब्लड में उसका लेवल फिर से इंक्रीज कर देंगे और वहां से एटीपी फॉर्म करके एनर्जी गेन कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसा आता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में आपकी कैसे हेल्प करती है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन, तो आपने ये बताना है सारा। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कि हाउ इंसुलिन helps in lowering of the blood sugar level, then you have to write that glucose is going to get converted into glycogen by the action of insulin, and this glycogen is going to be stored in the muscle cells. And if
क्वेश्चन इज इन अ फॉर्म दैट बताइए कि कैसे जो डिक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल है उसको जो पैंक्रियाज है वो फिर से इंक्रीज करते हैं। तो आपने बताना है कि जो ग्लाइकोजन है उसको जो हमने मसल्स में स्टोर करी थी उसको दोबारा से निकाला जाएगा, ग्लूकागॉन उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और वहां से क्या हो जाएगी, ग्लूकोज का लेवल फिर से बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो है ब्लड शुगर लेवल की रेगुलेशन होती है। तो आपसे एक थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो डायबिटिक पर्सन है उनको डॉक्टर्स जो हैं वो इंसुलिन के साथ इंजेक्ट क्यों करते हैं। तो आपका आंसर होगा कि अगर नॉर्मली बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा तो बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाएगा सो दैट वहां पर ये हो सके, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाए। जब भी किसी पर्सन को डायबिटीज होता है तब उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके फिर उनके मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है। सो दिस वाज द रीजन। बढ़ते हैं अब आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं पैंक्रियाज के अंदर मौजूद एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक है ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर अभी तक मैक्रो मॉलिक्यूल्स की या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या हुई है, पार्शियल डाइजेशन। अभी उनको आगे फर्दर डाइजेस्ट किया जाना है। अब यही जो ट्रिप्सिनोजन है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन्स को उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो ऐसे लिख दो, आपने रिएक्शन इस फॉर्म में लिखना है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा कौन, ट्रिप्सिन। याद रखिए बच्चों एंजाइम का नाम एरो के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो गिव राइज टू किसको, ट्रिप्सिनोजन भी लिख सकते हो, किस में कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड्स में। तो ये रिएक्शन मत भूलना। अभी बात करते हैं सेकेंड एंजाइम की। ये क्या था, फर्स्ट एंजाइम। सेकेंड एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को। ये भी क्या करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को उनके और सिंपल फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, फैट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, यहाँ पर ऐसे लिख देना, लाइपेज किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा आप, फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए इसका। फिर उसके बाद थर्ड जो अपने पास एंजाइम है वो कौन सा है, वो है पैंक्रियाटिक एमिलेज, ठीक है। पहले हमने कौन सा पढ़ा था, माउथ के अंदर हमने पढ़ा था, सलाइवा में से आया था जो सैलिवरी एमिलेज। वो क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट। अब जो ये पैंक्रियाटिक जूसेस में से पैंक्रियाटिक एमिलेज आया है, ये क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा किसको, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, किसमें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से ये जो पाइप है वो आगे ऐसे काफ़ी फोल्ड हो सकती है, ऐसे काफ़ी फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को अभी थोड़ा ऐसे बना देते हैं, इसकी फोल्डेड फॉर्म बना देते हैं। ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कम जगह में आ जाती है, कम जगह कवर करती है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि कुछ ऐसे दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन,
जो यहाँ पर हमने फोल्डेड फॉर्म में ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। फिर इसके भी पार्ट्स पढ़ेंगे अभी आगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद रहती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ ऐसे, जिनको क्या बोला जाता है, विल्लाई, जिनको बोला जाता है विल्लाई। अब यही जो विल्लाई हैं, इनके अराउंड बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, तो मतलब दीज आर रिच इन ब्लड सप्लाई। तो इनके अराउंड हमें क्या देखने को मिलती है, ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलती है। अब ये क्यों मौजूद रहती हैं, जो आपने खाना खाया है उसको कभी ऐसे तो नहीं होगा कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रखोगे। अब डाइजेशन के बाद उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी तो करोगे ना बॉडी में, सो दैट आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो वो एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये विल्लाई प्रेजेंट है, इनके अराउंड जो ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये क्या करेंगी, जो ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, ये क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। अब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, यहाँ से इनको सेंड कर दिया जाता है किसमें, बॉडी में। यही जो ब्लड कैपिलरीज हैं, अगर हम इनकी वॉल की बात करें तो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो उसमें डिफ्यूजन हो सकती है इजीली एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स की। तो अब यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से इसने फूड को या फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, तो वो इजीली हो जाएगा। फिर यहाँ से जो ब्लड के अंदर अब ये न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं, तो वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, एक तो है माल्टेज, एज से पता चला कि एंजाइम है। माल्टेज एंजाइम जो है वो जो माउथ के अंदर स्टार्च में से माल्टोज बनी थी उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा। माल्टोज में से फिर क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, उसके बाद एक और एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या है, लाइपेज। वो भी क्या करता है, लिपिड्स की डाइजेशन करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, लिपिड्स की डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक और एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज अब ये क्या करेगा, जो हमने स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट करे थे और वहाँ से पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स बनाए थे, उन्हीं पेप्टाइड्स की डाइजेशन करेगा। पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करके वहाँ से क्या कर देगा, अमीनो एसिड्स जो है या अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको फॉर्म कर देगा। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर हमारे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, तो आपने बताना है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विल्लाई क्यों प्रेजेंट रहती हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। आपको स्ट्रक्चर बना करके दे देंगे, लेबलिंग में आएगा, तो ये पार्ट जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपने बताना है ये क्या है, रेक्टम। ये है रेक्टम, जिधर क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए फूड की स्टोरेज होती है, मतलब फूड नहीं कहेंगे, वेस्ट मटेरियल की स्टोरेज होती है। तो यहाँ पर टेम्परेरी टाइम के लिए वेस्ट मटेरियल की स्टोरेज होगी, जिसको बाद में अर्ज फील होने पर इसके ही ऑरिफाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस में से बाहर डंप कर दिया जाएगा। तो यहाँ से एनस में से वेस्ट मटेरियल की क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन, मतलब एजेशन हो जाएगी। तो इतना आपने याद रखना है। इसके साथ
हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ लिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे डाइजेशन होती है, कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है या सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।